नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं मुताबिश हुसैन। आज 5 की बात में बात उन मजदूरों की जिनको सुरंग से बाहर निकालने के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी यहां पर कामयाबी मिलने में वक्त लग रहा है। आखिर क्या दिक्कतें हैं जो यहां पर सामने आ रही हैं और क्यों ये ऑपरेशन पूरा नहीं हो पा रहा है, ये आप देखिए। उत्तरकाशी की सुरंग में 41 मजदूर फंसे हैं। बेहद पास हम पहुंचकर भी उनसे बेहद दूर हैं। बीच का फासला घटता जा रहा है, चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। पहले से जो खुदाई सुरंग के बगल से हो रही थी उसमें ऑगर मशीन फंस गई, उसके ब्लेड टूट गए, जिन्हें बड़ी मुश्किल से यहां पर काट कर निकाला जा रहा है। यह रास्ता इतना मुश्किल साबित हो रहा है कि अब ऊपर से खुदाई यहां पर की जा रही है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, जहां से आप समझेंगे कि ये ऑपरेशन किस तरह से यहां पर चल रहा है और क्या दिक्कतें यहां पर सामने आ रही हैं। ऊपर से करीब 80 मीटर की खुदाई होगी जो मजदूरों तक इसके बाद पहुंचा जा सकेगा, लेकिन ये खुदाई कम खतरनाक नहीं है, इसलिए अब एक एक कदम यहां पर बहुत सतर्कता से बढ़ाने की ज़रूरत है। वहां ऐसे संकटों के तमाम विशेषज्ञ जो है वो पहुंचे हुए हैं। सेना की इंजीनियरिंग यूनिट को भी बुला लिया गया है, प्रधानमंत्री के सचिव तक आ गए हैं और इसलिए भरोसा रखना चाहिए कि सब कुछ यहां पर करीने से होगा, लेकिन इसमें हड़बड़ी बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए। हालांकि इसी दौरान सुरंग के मुहाने पर पानी निकल आया तो अचानक सबकी धार्मिक आस्था जाग गई है। लोग इसमें शिव की आकृति देख रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर वर्टिकल ड्रिलिंग की बात भी हो रही है और जहाँ पर ऑगर मशीन फंसी थी वहाँ से मैनुअल ड्रिलिंग की बात भी है। उसमें हाथ से खुदाई की जाएगी। ऐसे में खुदाई करने वाले जो लोग हैं उनको रेड माइनर्स कहा जाता है। ये लोग अब तैयार हैं इसके लिए और इन लोगों से बात की हमारे सहयोगी किशोर रावत ने। 16वां दिन है, अभी भी 41 जिंदगियां अंदर फंसी हुई है। अब उनको मैनुअल ड्रिलिंग से बाहर निकाला जाएगा, यानी पाइप के अंदर जाएंगे और मैनुअल ड्रिलिंग है। हमारे साथ वो वॉरियर्स है जो अंदर जाएंगे और उसको मलबे को बाहर निकालेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूर्या मोहन राय है। सूर्य जी, कहाँ से आए हैं आप? अभी तो दिल्ली से आए हम। कितने की टीम है आप लोगों की और कितने लोग कैसे जाएंगे और किस तरीके से काम करेंगे? हम लोग 6 लोगों का टीम है। 6 लोगों की टीम है। हाँ, कैसे निकालेंगे, किस तरीके से काम होता है? मैनुअली करेंगे, कस्सी फावड़े से तसला भर के रेली द्वारा बाहर करेंगे मलबा। अच्छा, ये क्या है? ये थोड़ा सा दिखाएंगे, ये इसे क्या कहते हैं? ये तो हिल्टी मशीन है, जैसे हार्ड मलबा आया उसको तोड़ने के लिए हम यूज करेंगे इसको। हाँ, अच्छा, इसको कैसे चलाएंगे? इस तरीके से अंदर ड्रिलिंग करेंगे? वाइब्रेट होती है ये वाइब्रेट होगी? हाँ, वाइब्रेट होकर मलबा टूटती है। अच्छा, ये अंदर जगह मिल पाएगी इतनी सी छोटी सी? हाँ हाँ, मिल पाएगी। हम लोग काफी दिन से काम कर रहे हैं, चलाते भी हैं इसको। अच्छा, क्या लगता है, क्योंकि ऐसा मलबा है जो नीचे दिख रहा है, तो फिर ये तो उतना हार्ड नहीं है, हम लोग कर पाएंगे, जरूर कर लेंगे इसको। अच्छा, एक चीज़ है कि वो 41 लोग फंसे और अब पूरी नज़र उनके जो परिवार वाले हैं, उनके परिजन हैं, उनको पूरी नज़र आप लोगों पर है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, निकालेंगे। वो भी मजदूर है, हम भी मजदूर हैं, निकालने के लिए आए हैं। तो निकाल के ही उनको बाहर लाएंगे जिस तरीके से सब? हाँ, निकाले कि जाएंगे हम लोग। बिल्कुल। अब क्योंकि लगातार काम कर रहे हैं, आप भी इनके साथ है टीम, कितना कठिन मानते हैं, क्योंकि आप तो लगातार इसमें काम करते हैं, आपको लगता है कठिन है? हाँ, नहीं कठिन नहीं है, सहल है। कठिन तो है, निकाल लेंगे। मलबा निकाल के उन लोगों को निकालना है जो अंदर फंसे हैं। अच्छा, जैसे आपके साथी थे, पूरा देश और सब उनके परिवार वाले और अंदर वाले भी आप पे भरोसा किए हुए थे कि आप आए हैं, आप तेजी से काम करोगे। बहुत छोटी सी जगह है, आपने देखी अंदर जाके? हाँ, देखिए। क्या लगता है कब तक कर पाएंगे? वो हो जाएगा भाई साहब, 24 घंटे में तो निकाल ही देंगे। 24 घंटे में निकाल देंगे? हाँ। नहीं, आपको लगता है कि अंदर सांस लेना और वो बड़ा दिक्कत होगी? नहीं, वो पाइप जाता है, फ्लो हुआ चलता है, उससे सांस लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए, कैसे निकालेंगे मलबा और फिर कैसे बाहर रखेंगे उनको? वो तसले में भर के ठेली है, होती है 4 पहियों की, बेरंग लगा रहता है, तो उस पर 6-7 तसले भर के लाते हैं, इसलिए निकलता है मलबा। आप भी दिल्ली से आए? हाँ जी। तो देखिए, तमाम तरह से कोशिशें यहाँ पर की जा रही हैं कि ये ऑपरेशन जो है वो आगे बढ़े। सरकार की भी इस पर नज़र है। इसके बारे में महमूद अहमद, जो कि अतिरिक्त तकनीकी सचिव हैं सड़क व परिवहन मंत्रालय, और इसके साथ ही नीरज खेरवार जो सचिव हैं उत्तराखंड सरकार, उन्होंने भी इसके बारे में बताया। उनका क्या कहना था वो भी आप देखिए। जो SJVNL का वर्टिकल ड्रिलिंग चल रहा था काम, वो चल रहा है। आपको मैं बता दूं कि 30 मीटर ड्रिलिंग हो चुका है। हमें शायद टोटल 86 मीटर की ड्रिलिंग करनी है और वो काम अच्छे से चल रहा है। थोड़ी बहुत उसमें पानी आई थी, उसको हमने डी वाटरिंग की है और कुछ अभी
कुछ पत्थर आ रहे हैं जो कि थोड़ा सा कठिन काम है, लेकिन वो भी हम ड्रिलिंग करेंगे। ये काम बिल्कुल ट्रैक पे है। रॉक का स्ट्रेटा का पता चल पाए, एक ट्रायल बोर जैसा आप उसको समझ सकते हैं, वो हमने रखा है। वो भी हमने 75 मीटर तक ड्रिलिंग कर लिया है और उसमें जो भी हमें जियोलॉजिकली जो भी हमारे फाइंडिंग्स आ रही है, वो हम जो बड़े SJVNL की ड्रिलिंग कर रहे हैं उसमें हम वो फाइंडिंग्स हमारे लिए उसमें फ़ायदेमंद है। ऑगर मशीन का काट करके वो सारा पार्ट निकाल लिया गया है। वो अर्ली मॉर्निंग में अराउंड 3:30 से 4 बजे के अराउंड वो काम पूरा हो गया था, मतलब कटने का 3:30 बजे 4 बजे तक निकल गया था। लेकिन उसी मशीन का जो हेड होता है आगे, वो हेड अभी अंदर फंसा हुआ है, उसके लिए पाइप को भी काटा गया। जो मशीन के जो लास्ट पार्ट है उससे 1 मीटर पाइप पहले काटा गया है, 0.9 मीटर पाइप और काट करके उसका एक प्रोविज़न रखा गया है। तो ये यू कैन से कि 1.9 मीटर के अराउंड जो पाइप है उसको कट करना पड़ेगा, लेकिन 1 मीटर ऑलरेडी कट किया गया है। 0.9 मीटर के बाद में पुश करने के लिए प्रयास किए जाएंगे, जिससे कि जो हेड है, हेड तक पहुंचा जा सके और हेड के चारों तरफ के जो और लोहे के सरिये, तो वो सारा का सारा कैसे निकाला जाएगा, उसके लिए उसको पुश करने का प्रयास करके उसके बाद में काट के निकाला जाएगा। और जरूरत पड़ने पर 0.9 मीटर का जैसे उसके आगे जाने के बाद वो पाइप काटा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर अब किस तरह से ये ऑपरेशन चल रहा है, इसके बारे में वो जानकारी दे रहे थे कि वर्टिकल ड्रिलिंग है उसको भी शुरू यहाँ पर किया गया है और जो बाकी तरीके हैं उनको भी इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। इस पर और बात करते हैं, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हुए हैं यहाँ पर, सुशील बहुगुणा जो कि समझते हैं इस इलाके को बहुत अच्छे से। नवीन जयाल साहब हैं हमारे साथ, भूवैज्ञानिक हैं आप, और हमारे सहयोगी किशोर रावत जो हैं वो लगातार यहाँ से जानकारी आपके लिए लेकर आ रहे हैं। किशोर, पहले आपके पास हम आते हैं। जो वर्टिकल ड्रिलिंग है उसको लेकर जानकारी यहाँ पर दी गई कि उसको शुरू कर दिया गया है काम को, पहले उसके बारे में आप बता दीजिए कितना हो गया है और कितना वक्त अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि और यहाँ पर लगेगा। 3-4 दिन बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, कल जिस तरीके से वर्टिकल ड्रिलिंग के बारे में बताया था उसमें कहा था कि 4 दिन लगेंगे और उसके मुताबिक अभी तक लगभग 31 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग कर दी गई है। 1.2 डायमीटर डायमेंशन का ये जो उसकी चौड़ाई एक तरह से समझे उसकी चौड़ाई है और उसको 31 मीटर तक अभी ड्रिल कर दिया गया है और लगातार ये ड्रिल आज रात भी चलेगा, अभी भी चल रहा है और कल सुबह तक, जब तक वो 86 मीटर नहीं पहुंच जाते तब तक ये लगातार चलेगा। इसके अलावा उसके साथ ही एक और पाइप 8 इंच का पाइप ड्रिल किया जा रहा है जो लगभग 75 मीटर जा चुका है और 86 मीटर उसको भी जाना है, क्योंकि ये फूड पाइप है, उससे ऊपर से वो खाना पीने की चीज़ें और कपड़े और अन्य सामान उनको भेजा जाएगा। तो लगभग दोनों काम एक साथ चल रहे हैं। इसके अलावा जो अंदर ऑगर मशीन का जो सबसे बड़ा हेड होता है, जो सबसे आगे हेड होता है, जो मलबे को काटता है, वो सरियों के जाल में फंसा है, उसकी वजह से पाइप को भी नुकसान हुआ है। फिलहाल उसको काटने की कोशिश की जा रही है, लगभग उसका काम पूरा होने को है। उसके बाद जो मैनुअल ड्रिलिंग के लिए जो लोग बुलाए गए, मजदूर बुलाए गए, 6 से 11 की टीम है, ये अपना काम शुरू कर पाएंगे और जैसे ही ये हेड हट जाएगा उसके बाद ये मजदूर अंदर जाएंगे, तो तब से 24 घंटे के अंदर अंदर ये पूरा काम करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि अंदर कोई भी तरीके का हडल्स आए या स्टील का हडल आए उसको वो काटेंगे और काम करते रहेंगे। तो दोनों तरफ से तेजी से चल रहा है और जब तक ये हेड जो ऑगर मशीन का नहीं कटता है, जब तक वो अंदर नहीं पहुंचते हैं, तो संभवतः जो मशीन है ड्रिल का वो तेजी से ड्रिल कर रही है, क्योंकि उसको भी कंटिन्यू रखा गया है। तो दोनों तरफ से ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। जी, और किशोर, ये जो मैनुअल ड्रिलिंग की बात कर रहे थे हम, इसके बारे में थोड़ा आप बताइए। आपने उन लोगों से बात भी की जो ये काम करेंगे, ये कितना मुश्किल हो सकता है, उसको लेकर क्या तैयारियां जो है वो की जा रही हैं? बिल्कुल, ये जो मैनुअल ड्रिलिंग वाले जो वर्कर्स हैं ये बहुत एक्सपर्ट होते हैं और बड़े बड़े जो सीवर्स होते हैं शहरों में काफ़ी नीचे तक ये काम करते हैं और इसमें इनकी महारत हासिल होती है कि किस तरीके से छोटी जगह में बैठकर उनको काम करना है, उसकी महारत हासिल होती है। अगर आसान भाषा में समझा जाए, जिस तरीके से एक चूहा, जो रैट होता है, चूहा सुरंग बनाता है, खोदते हुए तेजी से सुरंग बनाता है, वो तेजी से सुरंग बनाता है, उसी की भांति ये काम करते हैं और उसी जो एनवायरनमेंट अंदर ज़मीन के अंदर होता है उसी तरीके से तेजी से काम करेंगे। ये 6 लोग होते हैं और जब ये काम शुरू करेंगे तो पहले 2 लोग जाएंगे, एक खुदाई करेगा, वो तेजी से
खुदाई करेगा, उसके बाद वो जो मलबा है वो बड़े से तसलों में डालकर पीछे एक ड्रम होता है जिसमें नीचे व्हील लगे हुए पाइप की शेप में, जो सिलेंड्रिकल जो पाइप होता है उसके अंदर व्हील लगे हैं, और तेजी से उसको बाहर करेंगे। एक एक तसला नहीं आएगा बल्कि कम से कम 10-15 तसले आएंगे और उसको बाहर निकाला जाएगा। फिर वो थक जाएगा तो दूसरा इसकी जगह काम करेगा। ये काम कंटिन्यू करेंगे। यही वजह है कि ये इनका दावा है, ये जो वर्कर्स है इनका दावा है कि 24 घंटे के अंदर ये पूरी सुरंग खोद डालेंगे जहां तक इनको 10 मीटर जाना है। तो अब ये देखना होगा कि वो कब तक जाते हैं, क्योंकि जो हेड फंसा हुआ है ऑगर मशीन का वो जब कटेगा उसके बाद वो अंदर पाइप थोड़ा ठीक होगा, उसके बाद इनकी एंट्री होगी। जी जी बिल्कुल किशोर, बहुत शुक्रिया आपका सब जानकारी के लिए। तो देखिए दोनों तरह से जो है वो कोशिश यहाँ पर की जा रही है। अब देखना होगा कितना और वक्त इसमें लगता है कि आप यहाँ पर कोई और दिक्कतें तो नहीं आती हैं। नवीन जयाल साहब हमारे साथ हैं, वो वैज्ञानिक हैं, आप बहुत अच्छे से इस जगह को जानते हैं। नवीन जी, अभी तक जो ऑपरेशन यहाँ पर चला है, उम्मीद तो नहीं की जा रही थी लेकिन कई तरह की दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिली हैं। इस जगह को थोड़ा आप समझाइए, किस तरह की ये जगह है, क्यों इतनी जो परेशानियाँ हैं वो यहाँ पर आ रही हैं इस ऑपरेशन में। धन्यवाद। ये जगह जैसे कि सुशील भाई कुछ दिनों से बता रहे हैं अपने स्केचेस के थ्रू, इसको इनर लेसर हिमालय कहते हैं, जहाँ की चट्टानें जो हैं जो कही गई है कि वो काफ़ी कमज़ोर किस्म की हैं, और अमूमन इस तरह के इलाके में जब इस रंग के कार्यक्रम होते हैं तो ऐसे सरप्राइज़ मिलने स्वाभाविक होते हैं। अभी हाल ही में मैं यहाँ की जो जियोलॉजिकल रिपोर्ट पढ़ रहा था, जो अभी मुझे कुछ दिन हाल ही में मिली है रिपोर्ट, उसके अनुसार ये बताया गया है कि जो टनल का जो इन्वेस्टिगेशन किया गया था, जो जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन किया गया था, उनमें 3 तरह की चट्टानें उन्होंने यहाँ पे इंगित करी हैं। एक एम्फीबोलाइट बोलते हैं उसको, वो थोड़ी कठोर चट्टान होती है। दूसरी आपके पास स्लेट है, वो थोड़ी वीक होती है, और उसके बाद फाइलाइट वो काफ़ी वीकर हैं इस इलाके में। तो 3 तरह की चट्टानें यहाँ मिलती हैं जिसके थ्रू ये टनल का अलाइनमेंट हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये देखने को मिली, जियोलॉजिकल रिपोर्ट जो सबमिट हुई थी, आई थिंक 2017 के आसपास या 15 के बीच में हुई है रिपोर्ट सबमिट। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2017 में जब फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए एप्लीकेशन जाती है, उस रिपोर्ट में ये जियोलॉजिकल एंड जियोटेक्निकल रिपोर्ट अटैच होती हैं, जिससे मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि 2017 से पहले ये रिपोर्ट बनाई गई थी। लेकिन जब इस रिपोर्ट को मैंने पढ़ा तो मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि जो आपका इन सीटू इन्वेस्टिगेशन ऑफ द रॉक्स होता है, यानी जिसके थ्रू आप टनल का लाइन कर रहे हैं, वहां पे आपको रॉक की क्या स्थिति है इसको अगर परखना होता है तो हम लोग ट्रायल ड्रिलिंग मारते हैं और उससे ड्रिल कोर से हम लोग रॉक निकालते हैं और उनको समझने की हम कोशिश करते हैं। इस 4.5 किलोमीटर लंबी टनल में सिर्फ 3 ही ड्रिल मारे गए हैं, एक बड़कोट की तरफ के पोर्टल से, एक बीच में रानी गार्ड बोलते हैं वहां पे, और एक सिलक्यारा के आउट में। 3 बोरहोल के बेसिस पे ही इसका जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन हुआ है, जो कि रिपोर्ट के माध्यम से मुझे प्रतीत हो रहा है। इसके अलावा अगर कोई दूसरी रिपोर्ट है तो मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और अगर इस 3 बोरहोल के बेसिस पे और जो सरफेस एक्सपोजर के बेसिस पे अगर आप जियोलॉजिकल रिपोर्ट बनाते हैं तो उसमें खामियां होना स्वाभाविक है। इसलिए एक सरप्राइज जो इसमें जो उस रिपोर्ट, जो एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट है, खराब रिपोर्ट नहीं कहूंगा मैं, उसमें एक चीज वो बताते हैं कि इसका जो 2 सेक्टर में टनल को बांटा गया। सेक्टर 1 जो है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक चलता है, बड़कोट से 1000 मीटर के आसपास प्लस में है। उसका दूसरा सेक्टर जो है सिलक्यारा में निकलता है। तो इन्होंने बताया है कि यहाँ पे 4 सेट ऑफ जॉइंट्स हैं, रॉक में जॉइंट्स पड़े हैं, 4 सेट ऑफ जॉइंट्स हैं। वो जॉइंट जो कहते हैं कि पहला जो सेक्टर है यानी बड़कोट से मध्य तक का जो सेक्टर है, उसमें जॉइंट्स आपको तकलीफ नहीं करेंगे रॉक्स में। लेकिन जो सेक्टर नंबर 2 है, मतलब मध्य से आप सिलक्यारा की तरफ जो आते हैं, वो जॉइंट ऐसे हैं जिनका ढलान जो है वो टनल की साइड है, यानी वो कभी भी कोलैप्स करते तो रिपोर्ट बोलती है कि ये सेक्टर डिफिकल्ट है, इसमें वेज फेलियर होना स्वाभाविक है। तो आपका सवाल का जवाब ये है कि ये जहां टनल का अलाइनमेंट हुआ है ये उस तरह से इतना स्टेबल एरिया नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अनस्टेबल एरिया में टनल्स नहीं बनाई जा सकती है। सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि ये जो जानकारी जियोलॉजिकल दी गई थी इस रिपोर्ट के तहत, क्या इस जानकारी को जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज है उन्होंने बड़ी बारीकी से इंप्लीमेंट जमीन पे किया कि नहीं किया। इस हालात को देखते हुए तो मैं इस तरफ ज्यादा रुझान लेके कह सकता हूं कि शायद नहीं किया है।
तो ये जो आप कह रहे हैं कि ये ऐसी जगह है जहां पर इस तरह की चीजें हो सकती हैं, तो यहाँ पर टनल बनाना मुश्किल काम है या फिर टनल बनाने से पहले ये चीजें देखी जानी चाहिए थी जिस पर ध्यान नहीं दिया गया है? टनल बनाना मुश्किल काम नहीं है। देखिए, मैं सिंपल सी बात कह सकता हूँ आपको। जब हम टिहरी डैम जो बगल में है, उसके पास हमारे पास पावर हाउस, वो भी टनल के अंदर ही बनाया गया, और रॉक्स वहां फाइलाइट्स की हैं और भी कमजोर चट्टाने हैं। जब हम वहां उसको सस्टेन कर सकते हैं तो यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं थी। सब प्रश्न ये है कि जो डिटेल जियोलॉजिकल एंड जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन इस टनल का होना चाहिए था, वो शायद मेरे अनुसार उस रिपोर्ट को पढ़ के, जो रिपोर्ट मुझे हाल ही में मिली है, उसको पढ़ के तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा इन्फ्रेंसेस ड्रॉ किए गए हैं। आपने बाहर से डेटा लेकर के टनल के अलाइनमेंट में क्या रॉक्स आएंगे उसको आपने इन्फर किया है, ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। मेरा कहना यह है जुयाद कि साहब जी, एक सवाल मेरा ये है कि ये कहा जा रहा है कि थोड़ा मौसम वहाँ ख़राब है, बारिश हो सकती है। ये जिस इलाके में सुरंग है, जहाँ वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही है और जहाँ सिलक्यारा की तरफ से बचाव का काम हो रहा है, अगर बारिश होती है, और दूसरी एक बात ये भी सामने आई कि वर्टिकल ड्रिलिंग में कुछ पानी भी मिला उन्हें रास्ते में, बीच में जब होल कर रहे थे, तो ये कितने बड़ा ऑब्स्टिकल बन के सामने आ सकता है इस अभियान के दौरान? उसका जवाब देने से पहले तो एक चीज मैं जरूर ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जियोलॉजिकल एंड जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन तो हम लोग करते हैं। हिमालय में जो हाइड्रोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन एक जो कंपोनेंट है, वो मुझे लैकिंग लगता है, जो होना चाहिए था हमको, कि इसकी जियो हाइड्रोलॉजिकल सिचुएशन क्या है। इस सवाल, आपका जो सवाल है कि पानी की क्या सरप्राइज यहाँ आ सकते हैं, जिस ढंग की चट्टाने वहां पे हैं उसमें पानी की, उस ढंग की एक्विफर्स नहीं देखे जाते, पर कहीं ना कहीं पर्चिंग हो सकती है पानी की, छोटा मोटा, और जो पानी निकलेगा उसको आई थिंक ये लोग हैंडल करने में सक्षम होंगे। ऐसा कोई पानी उस ढंग से नहीं निकलने वाला इस इलाके में जिससे कि वास्तव में टनल के अंदर में कोई भयानक पानी का सैलाब आएगा। तो मैं नहीं समझता हूँ कि पानी से हमें इतना ज्यादा खतरा होगा। इवन बारिश भी अगर होती है तो तब भी उसको हैंडल कर लेंगे। तो पानी से मुझे ज्यादा चिंता नहीं है, मुझे कोलैप्सिंग से चिंता है, क्योंकि एक जॉइंट सेट वैसा है इस टनल में जो पैरेलल चल रहा है क्राउन से। उसका जो हम उसको ज्वालाजी में स्ट्राइक बोलते हैं। स्ट्राइक का मतलब ये हुआ कि उस जॉइंट का जो ढलान है, वो कैविटी जो है वो टनल के अंदर है, और वो कोलैप्सिंग करने के कागार पे खड़ा हो सकता है। हमको उसे हैंडल करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो पानी ये आपको मुझे नहीं लगता है लगता कि वर्टिकल ड्रिलिंग में ये चुनौती हो सकती है? जिस तरह का ये हादसा हुआ है, इस तरह टनल में कहीं और भी इस तरह के हादसे होने की संभावना यहाँ पर है? कोलैप्सिंग के, अगर मुझे नहीं पता कि लाइनिंग कैसी लगी है, मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि बेस्ड ऑन द जियोटेक्निकल रिपोर्ट, उसमें साफ लिखा गया है कि इन जॉइंट प्लेन्स जो होते हैं उससे फेलियर के चांसेस बनते हैं स्लोप्स के। अगर जॉइंट प्लेन जो है वो आपके टनल के जो खोदी गई है उसके पैरेलल अगर चल रहे हैं तो स्लिप होने के उनमें चांसेस बनते हैं। अगर उसने आपने उसको ढंग से रिइंफोर्स नहीं किया है तो ये कोलैप्स कर सकते हैं, ये बात की संभावना बनती है। पर मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होना एकदम जरूरी है, परंतु इसकी तरफ हमको ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। अदरवाइज इतना बड़ा पहाड़ जो 300-200 प्लस मीटर सिलक्यारा पोर्टल से कोलैप्स कर जाता है लाइनिंग के बावजूद भी, इसका मतलब कहीं ना कहीं खामियां तो है। जियोलॉजिकली तो आपके लिए सरप्राइजेस थी, इंजीनियरिंग जो चीजें हुई हैं उनपे भी ध्यान देने की जरूरत है कि वो कितनी पुख्ता की गई हैं। ये कोलैप्स हुआ क्यों ऐसा? क्योंकि एक छोटी सी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि 4 तरह की रॉक को इन्होंने कैटेगराइज किया है, A B C D, और शायद 5 तरह ई तक इन्होंने कैटेगराइज कर रखा है। और साफ लिखा उस रिपोर्ट के अंदर में कि ए में कैसा ट्रीटमेंट, ए हार्डेस्ट रॉक होती है और ई जो है वीकेस्ट रॉक होती है। कितनी डेप्थ तक बोल्ट जाएगा, कितना कितना कैसी ग्राउटिंग होगी, कंक्रीट का थिकनेस, सब कुछ लिखा है। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि 3 बोर होल के बेसिस पे आपने 4.5 मीटर में ये कैसे डिसाइड कर लिया कि किस सेगमेंट में आपको क्या करना है? इसका मतलब कहीं ना कहीं स्पेकुलेशंस हुए हैं, ये मेरा मानना है। जी, एक सवाल मेरा ये है कि जब हम हिमालय की बात करते हैं, चाहे चार धाम प्रोजेक्ट हो, और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इनफैक्ट चार धाम ही है, तो जो इतने बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें लापरवाहियों की बात भी बहुत सामने आती है। जैसे इसी सुरंग से कुछ ही दूरी पर हमारे सहयोगी नीता शर्मा ने दिखाया कि मक डिपॉजिट किया है, जो सुरंग से निकलने वाला मलबा है, जो बहुत ही बारीक पाउडर की फॉर्म में होता है, उसको एक घाटी में धकेल दिया गया है। उसके लिए कोई रिटेनिंग वॉल नहीं बनाई, कोई प्रोटेक्शन वॉल नहीं बनाई कि वो किसी बरसात में आगे ना जाए। उसके ठीक नीचे खेत हैं, उसके आगे लोगों के घर हैं, गांव हैं। तो ये जो इस तरह की लापरवाहियां हैं, ये भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स में भारी पड़ती हैं अक्सर, चाहे वो सड़क हो या सुरंग हो।
एकदम पड़ती है, लेकिन मैं फिर से इस रिपोर्ट पे आता हूँ कि जो जिस डॉक्यूमेंट की मैं बात कर रहा हूँ 2017 का फॉरेस्ट क्लियरेंस लिया गया बाय मॉर्थ। मॉर्थ को फॉरेस्ट क्लियरेंस चाहिए था, उसके लिए उनको सारी रिपोर्टों की आवश्यकता होती है। तो ये सारी रिपोर्टें उस फॉरेस्ट क्लियरेंस की रिपोर्ट में रखी गई, और उस रिपोर्ट में बहुत ही क्लियर एक नक्शा बनाया गया है जिसमें मग डंपिंग कहाँ पे होगा, कौन सी जगह में होगा, वो सुनिश्चित किया गया है। और मग डंपिंग कैसी होगी ये भी लिखा गया है। प्रॉब्लम क्या होता है कि प्राविधान तो हैं, लेकिन जब ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन की हम बात करते हैं तो एकदम चीजें विपरीत हो जाती हैं। चार धाम चार धाम सड़क परियोजना में सबसे बड़ी समस्या सुशील भाई इस बात की हुई कि हमने रोड की चौड़ाई ली, उसमें कितना मग जनरेट होगा उसको एस्टिमेट किया, लेकिन कोलेटरल डैमेज से कितना मग जनरेट होता उसका हमारे पास कोई आंकलन नहीं था। इस कारण से मग डंपिंग साइट है ओवरवेल्म्ड हो गई, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। और हमने जब जब और ज्यादा फॉरेस्ट लैंड मांगेगी उसमें एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट भी खड़ा हुआ है। तो मैंने, क्योंकि मैं खुद मेंबर रहा हूं, मुझे पता है। तो मग डंपिंग अपना आप में बहुत बड़ा इशू है, कैसे हम उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, कंपेयर टू द रोड्स जहां पे हमको स्लोप के मेंटेन करने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, उसको बराबर खुला रखने के लिए बहुत ही मशक्कत करनी पड़ती है, टनल इज अ बेटर ऑप्शन इन सर्टेन एरियाज which includes this area also. नवीन जी, क्योंकि वापस इस ऑपरेशन पर लौटते हैं जिस पर सबकी नजरें यहाँ पर बनी हुई हैं, जिसमें कामयाबी नहीं मिल पा रही है तमाम कोशिशों के बाद भी, इसको अब थोड़ा आप समझाइए, क्योंकि हम जो अलग अलग तरीके यहाँ पर देख रहे हैं। जब हमने यहाँ पर ड्रिलिंग की ऑगर मशीन के जरिए, तो सामने वो सरियों का जाल यहाँ पर आया। जब जो टनल बनाई जाती है उसमें ये तैयार करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए सरियों का जाल इस्तेमाल किया जाता है। जब हम वर्टिकली इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर ड्रिलिंग का, तब भी ये समस्या आ सकती है, क्योंकि नीचे तो ये चीज होगी सामने। देखिए, ये थोड़ा सा मुझे ये आश्चर्य लग रहा है। लाइनिंग है, टनल की लाइनिंग में जो रिब केज होगा, जो 4 पोलिंग वाले पोल्स होंगे, वो तो तब भी आएंगे जब हम टनल के क्राउन पे पहुंचेंगे वर्टिकल ड्रिलिंग करते हुए। राइट। मैं इसका उतना बड़ा जानकार तो नहीं हूं, पर मुझे थोड़ा सा इस बात में हैरानी होती है। जब ऑगर को मैंने इस्तेमाल किया, लेकिन लोअर सेलर डेप्थ के लिए मैं भी ऑगर का इस्तेमाल करता हूं, ऐसे हार्ड सरफेस के लिए, सॉफ्ट सरफेसेस में, ठीक है। जब इन्होंने ऑगर को इम्प्लीमेंट लाए थे इसमें लगाने के लिए, ये जानते हुए कि कितना वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल कोलैप्स करके गया हुआ, और ये भी जान रहे हैं कि इनके पास जो रिप्स जो कोलैप्स करे होंगे उसमें आरसीसी का होगा, लोहा बहुत सारा उसमें होगा। तो ये तो हमको पहले से एंटिसिपेट करना चाहिए था कि जो ऑगर की ब्लेड्स है उसको नहीं झेल पाएंगी, उसके लिए ट्यून्ड ही नहीं है ये तो। लेकिन जब वहां उस वक्त सवाल बहुत बड़ा ये था कि 41 लोग फंसे हुए हैं, और उस जद्दोजहद में इतना किसी को भी नहीं होता है कि इतनी बारीकी से जाए। हमारी पहली जरूरत थी उन लोगों को बचाना, हमने कोशिश की, उसमें हम उसमें कामयाब नहीं हुए। दूसरा जो कंपोनेंट चला है वर्टिकल ड्रिलिंग का, वो कंपोनेंट में लोहे का आना, जो आप कह रहे हो, कंपेयर टू द हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के मुकाबले में काफी कम होगा, जहां तक मेरा मानना है। और मेरा ये भी सुझाव, ये भी मानना था कि जब हम एक ऑपरेशन ऑगर से चला रहे थे, हमको साइमल्टेनियसली 2 ऑपरेशन चलाने चाहते, एक डायगोनल टनलिंग करनी चाहिए थी, एक वर्टिकल टनलिंग करनी चाहिए, जिससे हम टाइम को गेन कर सकते थे। पर हाँ, आपका सवाल जो है कि लोहा रास्ते पे अवरोध होगा, मैं नहीं समझता उस ढंग से अवरोध होगा जिस ढंग से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में हुआ है। एक और सवाल ये कि एस्केप टनल की लगातार बात हो रही है, खासतौर पर इतने बड़ी जहां सुरंग बन रही हो 4.5 किलोमीटर की, एक भी एस्केप टनल नहीं थी। आपने कई तरह के सुरंगों के प्रोजेक्ट्स देखे होंगे अपनी जियोलॉजिकल स्टडीज़ के दौरान, तो एस्केप टनल तो कायदे से होनी चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कमी सामने आई है। अगर एस्केप टनल होती तो हो सकता है कि इतनी बड़ी समस्या न होती, ये जाने 41 न फंसती वहाँ पर। एकदम सही कहा सुशील भाई। इस वक्त मैं वही तो कह रहा हूँ कि मैं उस तरफ जाना नहीं चाह रहा था, क्योंकि जब पहले दिन ही आप एनडीटीपी पे मेरी बात हुई तो मैंने यही कहा था कि बहुत हो गया, वी हैव टू फिक्स द अकाउंटेबिलिटी, वी कैन नॉट टेक थिंग्स सो लाइटली नाउ। एस्केप टनल तो होनी ही चाहिए थी 4.5 किलोमीटर की टनल्स में हमको। उसके अलावा तो हमने और भी बातें कही थी, वो भी होना चाहिए था। ये नहीं हुआ, इसके लिए जिम्मेदार कौन? मेरे पास वास्तव में इसका जवाब नहीं है। ये लेट अस नॉट गेट इनटू दिस तू मैं एट द मोमेंट, क्योंकि मुझे जी उनके बारे में ज्यादा चिंता हो रही जो 41 लोग अंदर पड़े हैं इस बारे में। लेकिन इसको हम लोग दरकिनार भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। बार बार हम इसी ढंग की गलतियां दोहरा रहे हैं। एक बार हम उनको बिल्कुल इन बातों पर तो ध्यान दिया ही जाना चाहिए, और इस पर जाहिर है कि शायद जब ये ऑपरेशन पूरा हो तब इस पर भी चर्चा जो है वो की जाए, उस पर ध्यान दिया जाए कि आखिर ये हुआ क्यों,
होना ही नहीं चाहिए था, पहली बात तो ये। लेकिन ये जो जगह है इसको भी थोड़ा समझाते हैं दर्शकों को सुशील जी कि ये ऑपरेशन कहाँ पर चल रहा है, ये टनल किस तरह की है और वो जगह कैसी है। आप ये देखिए, आपको हम ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो उत्तरकाशी का जो इलाका है ये उत्तराखंड का, ये आप देखिए, ये उत्तराखंड के उत्तर में ये जगह है जहाँ पर ये ऑपरेशन चल रहा है। ये टनल स्थित है। सुरंग का मुहाना जहाँ पर बचाव का काम चल रहा है ये सिलक्यारा में है। कुछ इस तरह से ये जगह जो है वो नज़र आएगी आपको। आप देखेंगे अगर मैप पर, तो ये वो जगह है जहाँ पर ये ऑपरेशन फिलहाल चलाया जा रहा है। सिलक्यारा वाला हिस्सा है जहाँ पर आप तस्वीरों में आजकल देख रहे हैं ये ऑपरेशन हो रहा है, जहाँ पर ऑगर मशीन का इस्तेमाल किया गया। अब मैनुअल ड्रिलिंग की बात यहाँ पर हो रही है। इसके ऊपर आप आएंगे तो वर्टिकल ड्रिलिंग जहाँ पर की जा रही है वो 305 मीटर की दूरी है ऊपर की तरफ, जहाँ से वर्टिकल ड्रिलिंग होनी है। ऊपर से ड्रिल किया जा रहा है नीचे टनल में जहाँ पर लोग फंसे हुए हैं, और ये एक और तरीका है जिससे लोगों को निकालने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। ये जो टनल है ये दूसरी तरफ बड़कोट में खुलती है, जो कि उत्तरी सिरा इसका है, और इसकी पूरी जो दूरी है वो करीब 4.5 किलोमीटर की है, जिसमें यहाँ पर सिलक्यारा वाली तरफ जो है ये हादसा हुआ है, जहाँ पर लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है और अब कई दिन इसमें गुजर गए हैं। और करीब 5 किलोमीटर की दूरी, लगभग आप इसको कहिए 4.5 किलोमीटर की टनल ये है, और अब भी कई दिनों की मशक्क़त के बाद भी कामयाबी इसमें नहीं मिल पाई है। अलग अलग तरीके अब इसमें जो है वो अपनाए जा रहे हैं कि इसमें कामयाबी मिले, जो अंदर फंसे हुए 41 लोग हैं उनको बाहर निकाला जाए। वापस यहाँ पर आते हैं सर आपके पास। ये जो अब टनल में ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है इतने दिनों से, आपने भी बात की किस तरह के यहाँ पर पत्थर हैं, क्या दिक्कतें यहाँ पर हैं। उसके बाद जब ये ऑपरेशन पूरा भी हो जाएगा तब इस टनल की स्थिति आप कैसे देखते हैं? क्या ये सुरक्षित होगी इसका इस्तेमाल करना, या इसमें और दिक्कतें आपको लगता है कि आगे भी आ सकती हैं? क्या इसमें किया जा सकता है? अगर मैं जो जियोलॉजिकल एंड जियोटेक्निकल रिपोर्ट को फाइनल मानूं, जो कि मॉर्थ को जमा हुई है, तो मैं चाहूंगा कि वो रिपोर्ट अपने आप में इनकम्प्लीट है। जिस ढंग का डिटेल जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन 4.5 किलोमीटर की टनल पे होना चाहिए था, वो उसमें नहीं दिखता है मुझे। ज्यादातर मुझे ये भी लग रहा है कि इन्फ्रेंसेस जो निकाले गए हैं वो इन्फ्रेंसेस इनडायरेक्ट हैं, डायरेक्ट बहुत कम है, क्योंकि आपने सिर्फ 3 ड्रिल होल मारे हैं। कहते हैं नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड है कुछ, मुझे नहीं पता कितना होता है, कि अगर 4.5 किलोमीटर की टनल आप बना रहे तो कितने बोरहोल ड्रिलिंग करके आप रॉक की एक्चुअल जानकारी आपके पास होनी चाहिए। क्या 3 सफिशिएंट है? सर्टनली आंसर इज नो। तो हमको एक तो इसके लिए डिटेल जियोलॉजिकल एंड जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता होगी। एक दूसरी बात है, जब तक हम वो नहीं करेंगे तब तक हम नहीं जानते, मैं नहीं कहता हूं कि इस टनल को हम लोग ऑपरेशनल कर सकते हैं। तो ये टनल, तो मतलब हम ये नहीं करें कि हम विकल्प चाहते हैं, अलाइनमेंट चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसकी पुख्ता जानकारी हर अभी जो जिस स्केल पे मैपिंग हुई है 1:1000 के स्केल है, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर का आपके स्केल पे कर रहे हैं, जबकि इसकी मैपिंग इस टनल की होनी चाहिए थी 1:50 मीटर पे, जिससे हम हर बारीकी को समझ सके और उसका अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट कर सकें। तो ये आवश्यक है करने की, ये घटना घटित कंप्लीट हो जाए। उसके बाद मैं अनुरोध करना चाहूंगा जो भी इनके जो एजेंसीज हैं कि उस पे काफी डिटेल जियोलॉजिकल एंड जियोफिजिकल एंड जियोटेक्निकल इन्वेस्टिगेशंस करें, और उसके बाद जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है उनके साथ वो वैज्ञानिक और जियोलॉजिस्ट मिलकर काम करें, तभी जाके इस टनल की स्टेबिलिटी हो सकती है। अदरवाइज कॉन्ट्रैक्टर्स को काम सौंप करके और आंखें मूंद के बैठे रहेंगे तो इस ढंग की घटना होना स्वाभाविक है। सुशील जी, जिस तरह का हादसा हुआ है, जाहिर है इस तरफ भी देखे जाने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर। बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर नवीन जुयाल ने बताया कि इस तरह के जब बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसमें पहले तो बहुत ही गंभीरता से सर्वे होने चाहिए, जैसे EIA होना चाहिए। चारधाम प्रोजेक्ट के साथ तो EIA ही नहीं हुआ। आपने इतना बड़ा जब प्रोजेक्ट बनाया तो आपने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, 950 किलोमीटर को, और इतने छोटे टुकड़ों में कर दिया कि आपको EIA ही नहीं करनी पड़ी। तो ये आप अगर जब इस तरह से नियमों को बाईपास करेंगे तो दिक्कत आएगी। फिर आप जियो टेक्निकल रिपोर्ट की बात करते हैं या जियो फिजिकल रिपोर्ट की बात करते हैं, जियो हाइड्रोलॉजिकल रिपोर्ट की बात करते हैं, वो बहुत डिटेल्ड मैपिंग उनकी होनी चाहिए, उसमें तरह तरह की कमियां। तो जब आप शुरुआत में प्रोजेक्ट को कंसीव करते वक्त इतनी कमियां करते हैं, तो जब वो एग्जीक्यूट हो रहा होता तो हमने तो ये भी देखा है कि उस समय ठेकेदार या उसके मजदूर काम कर रहे होते हैं, कोई जियो साइंटिस्ट मौके पर नहीं होता है और एक बड़ी पहाड़ी के साथ छेड़छाड़ खुलेआम हो रही होती। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं वो फिर आती ही हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आप कंसीव कर रहे हैं उसको प्लानिंग बेटर करें, फिर उसके बाद जब उसको अमल में लाते हैं, आप काम को करते हैं, तो और गंभीरता से वो काम करें, क्योंकि हमको सड़कें या सुरंगें चौड़ी नहीं चाहिए,
हमें मजबूत चाहिए ताकि किसी भी परिस्थिति में, चाहे बरसात हो चाहे कोई आपदा अन्य आए, वो बनी रहें और हम उनका इस्तेमाल कर सकें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुशील जी आपका और नवीन जी आपका भी जुड़ने के लिए और इस जो मामला है यहाँ पर इसको समझाने के लिए, किस तरह की स्थितियाँ वहाँ पर हैं और क्यों आखिर इतनी दिक्कतें इस ऑपरेशन में यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सिलक्यारा में जो ऑपरेशन चल रहा है वहां पर फंसे हुए मजदूरों को बाहर निकालने का, उसके बारे में। इसमें आप देखिए अब कई और तरीके जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ऑगर मशीन का ब्लेड टूटने के बाद वहां पर मैनुअल ड्रिलिंग की भी तैयारी हो रही है। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए भी अब तैयारी की गई है, उसको शुरू किया गया है और इसमें थोड़ा वक्त यहाँ पर ज़रूर लग सकता है, लेकिन चुनौतियाँ काफ़ी हैं यहाँ पर। ये किस तरह की जगह है इसको भी आप समझिए, तस्वीरों के ज़रिए हम आपको दिखाते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर ये पूरा ऑपरेशन जो है वो हो रहा है। सिलक्यारा की तरफ का हिस्सा है इस टनल का। ये कुछ इस तरह से नज़र आता है, जो एक चेहरा है इस टनल का जहाँ से इसमें दाखिल हुआ जाता है। उस जगह को आप तस्वीरों में आजकल देख रहे होंगे। यहाँ पर कोशिश की जा रही थी ड्रिलिंग करके उन मजदूरों तक पहुँचने की, लेकिन उसमें कई तरह की दिक्कतें आईं। जो मलबा है वो लगातार गिरता रहा। उसके बाद ऑगर मशीन के ज़रिए भी कामयाबी नहीं मिली, तो अब वर्टिकल ड्रिलिंग यहाँ पर की जा रही है, जो कि 305 मीटर की दूरी पर है यहाँ से, अगर आप सीधे इसको नापेंगे तो। और ऊपर की तरफ से अब यहाँ पर ड्रिलिंग करके यहाँ पर टनल में दाखिल होने की कोशिश होगी, जिसके ज़रिए जो लोग फंसे हैं उनको निकाला जाए। ये जो टनल है ये करीब 5 किलोमीटर की है और ये 4.5 किलोमीटर की लंबाई इसकी है और उसका उत्तरी सिरा जो है वो बड़कोट में निकलता है और यहाँ पर जो सिलक्यारा वाली तरफ है यहाँ पर यह हादसा हुआ है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं ये दो जगहों को जोड़ने के लिए इस टनल को यहाँ पर बनाया जा रहा है, जिसमें यह हादसा हो गया है, जिसमें अब लगातार अलग अलग तरीक़ों से कोशिश की जा रही है कि जो फंसे हुए लोगों को निकाला जाए। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं हैदराबाद से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद में रोड शो कर रहे हैं और सीधे आपको यहां की तस्वीरें हम दिखाते हैं। तो पीएम मोदी का रोड शो यहां पर चल रहा है और आप देख सकते हैं जब रोड शो उनका होता है तो फूलों की बरसात दोनों तरफ से होती है और यहाँ पर भी ये रोड शो के दौरान जो बीजेपी के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो दोनों तरफ पीएम का इंतज़ार जो है वो करते हैं। ऐसी तस्वीरें हैदराबाद से यहाँ पर ये देखने को मिल रही हैं। तो हैदराबाद रहा है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके लिए जो ट्रैवल यातायात के लिए एडवाइजरी है वो भी दी गई थी, क्योंकि हैदराबाद में बिजी क्षेत्रों से ये रोड शो जो है वो होकर गुजर रहा है और तमाम इंतजाम के साथ पीएम मोदी आज यहाँ पर हैं और तेलंगाना इलेक्शन में जो प्रचार है वो अब ज़ोर शोर से यहाँ पर हो रहा है। जो वोटिंग की तारीख है वो नज़दीक आ रही है और बीजेपी यहाँ पर कोशिश कर रही है कि इस बार अपनी छाप जो है वो और बेहतर तरीके से यहाँ पर छोड़ पाएँ और पीएम मोदी अब रोड शो इसके लिए यहाँ पर कर रहे हैं। ये आप दोनों तरफ लोग देखेंगे, भारी संख्या में पीएम मोदी के रोड शो में शामिल होने के लिए लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर तमाम इंतज़ाम के बीच बड़ी संख्या में लोग हैं और उनके बीच पीएम मोदी यहाँ पर रोड शो के दौरान आपको नज़र आएंगे। तो इसके लिए तमाम इंतज़ाम भी किए गए हैं और ये रोड शो यहाँ पर हो रहा है हैदराबाद में और यहाँ पर जो सरकार है उसको लेकर और कांग्रेस को लेकर जमकर बीजेपी निशाना भी साध रही है और इस बार के जो चुनाव हैं उसमें बीजेपी की तरफ से पूरी कोशिश भी यहाँ पर की जा रही है। आपने बताया है करीमनगर से और बाकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी सब उनसे दौरा करने के बाद अब पीएम का जो रोड शो हैदराबाद में अभी हमारे दर्शक देख रहे होंगे स्क्रीन पे जी। तो यहाँ पर ये आरटीसी रोड से होकर कचेगुड़ा तक ये रोड शो जो है वो हो रहा है और इसके लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है जो लोग यहाँ से होकर गुजरे उनके लिए, ताकि उनको दिक्कतें यहाँ पर ना हो। और ये आज तस्वीरें सीधी आपको यहाँ से हम दिखा रहे हैं। उन्होंने जो संवाद बनाया था तो बीजेपी का पहली बार तेलंगाना में आप सोच सकते हैं, ये पहली बार आप कह सकते हैं कि इतनी बड़ी कामयाबी बीजेपी को 4 लोकसभा में वहाँ बीजेपी के चुन के आए थे
और तेलंगाना के पिछले चुनाव का 2018 में भी देखें तो पीएम मोदी ने जम के वहां पे इतना चुनाव प्रचार प्रसार के साथ साथ एक स्टार प्रचारक की भूमिका में अपने कंस्टिट्यूंसी के अपने उम्मीदवार को जिताने में कितना कामयाब हुए ये बात तो कहना है कि 4 सीटें उनको सिर्फ मिली। लेकिन इस बार को जो चुनाव है, ये चुनाव इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप दो बार के जो बीआरएस का जो आप देख तो पीएम मोदी यहाँ पर आपको देखेंगे तेलंगाना में, जो अगर आप देखें इस बार के चुनाव में बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। हालांकि पिछली बार के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें बहुत ज़्यादा कामयाबी बीजेपी को यहाँ पर नहीं मिली थी, लेकिन इस बार ये बताया जा रहा है कि लड़ाई यहाँ पर काफ़ी तगड़ी है अगर तमाम पार्टियां आप यहाँ पर देखें, और इसलिए बीजेपी पूरा जोर यहाँ पर लगा रही है, कांग्रेस पूरा जोर यहाँ पर लगा रही है, और जो सत्तारूढ़ पार्टी है तेलंगाना में उनकी तरफ से भी पूरी कोशिशें हैं। कई तरह के वादे जो है इस बार के चुनाव में किए गए हैं, और इस बीच अब क्योंकि वोटिंग का दिन यहाँ पर नज़दीक है तो पूरे ज़ोर शोर के साथ यहाँ पर चुनावी प्रचार भी हो रहा है, और कई रैलियाँ भी यहाँ पर हुई, और अब पीएम मोदी जनता के बीच हैं, ये रोड शो यहाँ पर वो कर रहे हैं। आपके पास सामने में देश प्रथम होना चाहिए, लेकिन तेलंगाना में जो उन्होंने सीधे परिवारवाद पे हमला किया है केसीआर के साथ में, अब उनके बेटे की बात, उनकी पुश्तैनी जो एक तरह से जागीर बनती जा रही है। तो पीएम मोदी का रोड शो आप देख रहे हैं, और ये छतों तक पर आपको लोग यहाँ पर नजर आएंगे, जैसे कि आमतौर पर होता है जब पीएम मोदी रोड शो करते हैं तो इंतज़ाम तो किए जाते हैं इसके लिए, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं उनको देखने के लिए। और ये आप देखिए छतों की तस्वीर है, और दोनों तरफ जहाँ पर ये गाड़ी पीएम मोदी की चल रही है जिसमें वो लोगों का अभिनंदन भी कर रहे हैं, और जो लोग आए हैं उनकी तरफ हाथ हिलाकर वो उनसे संपर्क भी एक तरह से साधते हैं, और बड़ी संख्या में दोनों तरफ ही लोग यहाँ पर खड़े हैं पीएम के इंतज़ार में, और फूलों की बारिश करके उनका स्वागत यहाँ पर कर रहे हैं। बच्चे हों चाहे बूढ़े हों बुजुर्ग हों, सबकी एक ललक होती है कि प्राइम मिनिस्टर विकसित भारत संकल्प यात्रा कल से शुरू हो चुकी है, जिसमें केंद्र सरकार की तमाम महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है। इस संकल्प यात्रा के तहत लोगों को केंद्रीय योजनाओं का महत्व बताया समझाया जा रहा है। आप इस वक्त 4 अलग अलग जगहों की तस्वीरें देख रहे हैं, जिसमें जिलाधिकारी और उनकी टीम उन केंद्रीय योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं जो सीधे उनके लिए फायदेमंद है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 5 की बात देख रहे हैं आप, और आपको सीधा हैदराबाद हम लिए चलते हैं जहां पर पीएम मोदी रोड शो कर रहे हैं। आज 2 चुनावी रैलियों के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये हैदराबाद में रोड शो हो रहा है। यहां पर तिरुमला मंदिर पहुंचकर भगवान वेंकटेश्वर के भी दर्शन उन्होंने किए, और अब वो लोगों के बीच हैं। इस रोड शो में जैसे कि आप देखते आए हैं, पीएम मोदी का जब रोड शो होता है तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जमा होते हैं। तो आज भी कुछ ऐसा ही नज़ारा है। तमाम सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, और इस बीच पीएम मोदी जो उनको देखने के लिए लोग पहुँचते हैं उनसे संपर्क भी वो साधते हैं, और लगातार इस गाड़ी के ऊपर पीएम मोदी खड़े हैं और हाथ हिलाकर लोगों का स्वागत भी वो कर रहे हैं, और फूल भी दोनों तरफ से यहाँ पर पीएम मोदी के इस काफिले पर इस रोड शो के दौरान बरसाए जा रहे हैं। लोगों का अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री के ऊपर लोग। तो इस रोड शो के बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें आपके लिए एनडीटीवी इंडिया पर।